नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म साइंस विद लोकेश कुमावत पर स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सजीव की संरचना। तो हमने सबसे पहले बात की है सजीव की संरचना में उसकी मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कोशिका की संरचना में तीन इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर में होती है उसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले है कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो इसका बाहरी आवरण होता है। ये आवरण जो है ये इसकी है कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कोशिका द्रव्य जो कि केंद्रक और इसके कोशिका कला के मध्य में होता है, उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। उसके बाद अपन बात करेंगे केंद्रक के बारे में। तो यहाँ पे कोशिका की संरचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो है अपनी कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। उसके बाद हमने बात की थी कि कोशिका कला किससे बनी होती है? प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से मिलकर। कोशिका कला जो होती है वो प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका कला के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब अपन बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कोशिका द्रव्य में अपनी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जो कि सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें इन्हीं संरचनाओं में अपनी सबसे महत्वपूर्ण है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है गोल्जी कॉय, फिर अपना है केंद्रक, उसके बाद अपनी स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ये सारे के सारे क्या है? कोशिकांग हैं। और यहाँ पे पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोशिका द्रव्य कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य में उपस्थित पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई संरचनाएं होती हैं जो कि सजीव एवं निर्जीव हो सकती हैं। उसके बाद अपन बात करें कि तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि कोशिकांगों के अलावा इसमें जल, ग्लाइकोजन और वसा भी उपस्थित होती है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1880 में। तो यदि पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। लेकिन यदि अपने से पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बेंदा ने। यानी कि खोज किसने की? कोलिकर ने, नाम दिया बेंदा ने। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका को जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा कौन प्रोवाइड कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। जैविक ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन एडिनोसिन एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ही जीव की अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या जो है अलग अलग हो सकती है।
यानी कि किसी भी कोशिका को यदि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, और जिस कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता कम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है कम होती है। तो ये चीज अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब अपन बात करें कि कोशिका कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी झिल्लियों युक्त है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लगाया हुआ है। अब यहाँ पे यदि अपन बात करें तो इसमें क्या है कि दो वो है मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन तो ये रही, अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है, एक मेम्ब्रेन तो ये है। ठीक है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन ये रही अपनी जो येलो कलर की है। येलो कलर की जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो व्हाइट कलर की है ये है अपनी इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक झिल्ली। ये तो है अपनी आंतरिक झिल्ली, और जो ये येलो कलर की है ये अपनी कौन सी है, बाह्य झिल्ली। ये है अपनी बाह्य झिल्ली। अब यहाँ पे बात करें अपन, तो ये जो इसमें वलय के समान जो आकृति बनी हुई है, जो कि अंदर की ओर जा रही है, ये आकृति जो है उंगली की वलन के समान जो है, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये क्या है, ये है अपनी क्रिस्टी। ठीक है, और क्रिस्टी पे बहुत सारे कण लगे होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कण अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के, ये है अपने ऑक्सीसोम। ये है अपने ऑक्सीसोम, यानी कि क्रिस्टी की सतह पर बहुत सारे कण लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीसोम। और इसका जो क्रिस्टी का जो मध्य भाग जो है, ये वाला जो है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि आधात्री। और जो यहाँ पे ये वलय के अनुसार ये संरचना दिख रही है अंदर इसमें पड़ी हुई है, जो ये है डीएनए। ये क्या है, डीएनए। और जो ये कण दिख रहे हैं अपने को ये वाले, ये हैं राइबोसोम। ये हैं राइबोसोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को यही याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसकी बाहरी झिल्ली जो है वो चिकनी होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है, चिकनी और समतल, यानी कि ये जो झिल्ली है ये कैसे चिकनी है और एकदम समतल है, दिख रही है ना अपने को, ये क्या है, समतल है एकदम। लेकिन अंदर वाली झिल्ली में इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रिस्टी है। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य समृद्ध कण लगे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीसोम। पिछली बार ये पूछा गया था कि क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी कहाँ उपस्थित होती है, तो उसका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। अब की बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीसोम और मैट्रिक्स। क्रिस्टी के ये पूछ लिया जा सकता है कि क्रिस्टी के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी के मध्य भाग को कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स, और जो क्रिस्टी पर असंख्य कण जो चिपके होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीसोम। तो यहाँ पे अपने को दो चीज याद रखनी है, एक तो ऑक्सीसोम और एक मैट्रिक्स या फिर आधात्री। अब आगे अपन बात करें तो मैट्रिक्स में 75 से 70% तो होता है, 65 से 70% तो होता है प्रोटीन, 25% होता है फास्फोलिपिड, तथा 0.5% क्या होता है, आरएनए। और इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अभी मैंने दिखाया था ना आपको, जो येलो स्ट्रक्चर थी वो तो थे राइबोसोम, और जो वलय के अनुसार स्ट्रक्चर थी, वलय के जैसी स्ट्रक्चर थी, वो क्या थी, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। अब अपन कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है श्वसन क्रिया को संपादित करना। श्वसन क्रिया को संपादित करना, इसलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन का केंद्र कह सकते हैं। तो यहां से अपने को क्या क्या चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहते हैं। उसके अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं? तो 65 से 70% प्रोटीन होती है, 25% फास्फोलिपिड होती है और 0.5% क्या होता है इसमें? आरएनए। इसके बाद अपन बात करें तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो अंदर वाली झिल्ली जो होती है उस पर उंगली के समान संरचना होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी। उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। जबकि बाह्य झिल्ली जो है वो क्या होती है? एकदम चिकनी और समतल होती है। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य समृद्ध कण लगे होते हैं जिनको बोलते हैं अपन ऑक्सीसोम, और क्रिस्टी के मध्य भाग को क्या बोलते हैं अपन? आधात्री। एक अपने को याद रखना है कि कोशिका का शक्ति गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। खोज की थी कोलिकर ने और नाम दिया था बेंदा ने। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो में। तो आप सभी को यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन को अपनी को मजबूत करें। थैंक यू।